आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हम वही चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सिंस इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट हम सारा कवर कर चुके हैं, मींस कंसेप्ट्स हमारे सारे क्लियर हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है क्या, उसकी नीड क्यों है बनाने की। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमने कवर किए थे कंसेप्ट्स में इन डिटेल, वो भी मैंने समझाए थे आपको वन बाय वन करके। अब हम चल रहे हैं अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ। प्रैक्टिकली हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर के कर लिए हैं कवर, और उसमें हमने देखा है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है हम डायरेक्टली कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, एक मेथड में ये देखा था, और दूसरा मेथड था हमारा कि अगर अमेंडेड कैश बुक मेथड से हमें प्रिपेयर करनी पड़े, मतलब बैंक कॉलम को एडजस्ट करके। अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि बैंक कॉलम को ही क्यों एडजस्ट करना है, क्यों? क्योंकि हमारी जो है बैंक कॉलम से ही मैच होती है हमारी बैंक स्टेटमेंट, इसलिए हम सिर्फ बैंक कॉलम को एडजस्ट करते हैं। कैश बुक के कैश कॉलम के साथ कोई कंसर्न नहीं है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। सो अमेंड करके बैंक कॉलम को अपनी कैश बुक के हम प्रिपेयर करते हैं फिर अपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, हमें जो अमेंडेड कैश बुक मेथड से जो बैलेंसिंग फिगर आती है, चाहे वो डेबिट आए चाहे वो क्रेडिट आए, वो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। उस बैलेंसिंग फिगर को हम बनाते हैं फिर अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की स्टार्टिंग ट्रांजैक्शन। इसीलिए जब भी अमेंडेड कैश बुक मेथड करना है तो सबसे पहले बनानी है अपनी अमेंडेड कैश बुक का बैंक कॉलम, अमेंड करना है। ठीक है, फिर उसके बाद बनानी है सेकंड स्टेप में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्योंकि वहां पर रिक्वायरमेंट होती है बैलेंसिंग फिगर की इसके। ठीक है, कुछ हमने एमसीक्यूज भी किए थे और उसके रीजंस देखे थे कि अगर उसका ऑप्शन ये वाला करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है। सो आई होप सो इन डिटेल आपको ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अच्छे से समझ आ रहा होगा कि किस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, हर ट्रांजैक्शन को डिटेल में समझ रहे हैं, उसके लॉजिकल रीजंस देख रहे हैं और फिर उसको रिलेट कर रहे हैं कि वो प्लस आइटम है या माइनस आइटम है। ठीक है, सो आई होप सो वीडियोस हर क्वेश्चन की आपको हेल्पफुल हुई होंगी क्वेश्चन को डिटेल में समझने के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले हम एक कंसेप्ट जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। और ये हर क्वेश्चन में मैं इसीलिए रिवाइज करवाती हूँ क्योंकि यही हमारे क्वेश्चन का स्टार्टिंग ट्रांजैक्शन है और यही एंड है हमारे क्वेश्चन का। मतलब स्टार्ट भी क्वेश्चन इसी ट्रांजैक्शन से होगा और एंड भी इसी ट्रांजैक्शन से होगा। इसका मतलब है कि अगर हम स्टार्ट क्वेश्चन सही करेंगे सो देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि हमारा एंड रिजल्ट भी सही आएगा। बाकी की जो बीच की ट्रांजैक्शन है उसको भी हमें लॉजिकली समझना पड़ेगा, लेकिन स्टार्ट अगर क्वेश्चन को सही करेंगे एंड रिजल्ट पॉसिबिलिटी होती है कि करेक्ट आएगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग ट्रांजैक्शन ही गलत कर देंगे सो डेफिनेटली एंड रिजल्ट तो गलत आएगा ही। चलिए इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं प्रिसाइज में है क्या। अगर हमें फर्स्ट कंडीशन ये है कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस गिवन है, तो वो क्या होता है, गिवन है या आंसर में आ रहा है हमारा डेबिट बैलेंस, तो वो क्या होता है हमारा फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, वो क्या हुई हमारी प्लस आइटम हुई। ठीक है, लेकिन अगर हमें कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन है या आंसर में आता है, वो होती है हमारी अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब वो हुई हमारी माइनस आइटम। थर्ड है हमारा कि अगर पासबुक का हमारा डेबिट बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में या आंसर में डेबिट बैलेंस आ रहा है, वो होगा हमारा अनफेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल मतलब माइनस आइटम होगी। और ये जो सेकंड और थर्ड कंडीशन है इसको हम ओवरड्राफ्ट की कंडीशन भी बोलते हैं। ओवरड्राफ्ट से मतलब है कि हमारी जो हैं विड्रॉइंग्स जो हैं ग्रेटर हैं हमारे डिपॉजिट से, मतलब हमने बैंक से विड्रॉल ज़्यादा किया है और डिपॉजिट बैंक में कम किया है। हमने बैंक से कुछ बोरिंग्स की हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए। ठीक है, और फोर्थ कंडीशन है, लास्ट है ये, कि अगर पासबुक का हमें क्रेडिट बैलेंस गिवन है या आंसर में क्रेडिट बैलेंस आता है, वो होगा हमारा फेवरेबल बैलेंस, मतलब वो होगी हमारी प्लस आइटम। सो इसीलिए ये कंसेप्ट, ये फोर कंडीशंस का, ये फोर केसेस भी कह सकते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन हम इसी से स्टार्ट करेंगे और हर क्वेश्चन हमने इसी कंसेप्ट से ही स्टार्ट किया है और एंड भी इसी कंसेप्ट पे किया है। नेक्स्ट कंसेप्ट है जो प्रैक्टिकली लिंक करता है थ्योरी को हमारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ, वो है हमारा कि वाई देयर इज अ नीड टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसके दो रीजंस हैं, एक तो टाइमिंग डिफरेंसेस और दूसरे हैं हमारे एरर्स।
सो टाइमिंग डिफरेंसेस हम देख चुके हैं कि अगर हमारा कोई भी डिफरेंस आता है, जैसे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड या चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, ये होते हैं हमारे टाइमिंग डिफरेंसेस सारे। और भी बहुत सारे हैं, उसको हम देखते हैं सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग कि वो प्लस होंगे या माइनस होंगे। ठीक है, और मैं रीजंस के साथ बताती हूँ, अगर प्लस हो रहे हैं तो क्यों, और अगर माइनस हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। ठीक है, और रहते हैं हमारे एरर्स, या तो हमारा बैंक कर सकता है एरर्स या कर सकता है हमारा बिजनेस। अब क्या होता है इसमें बैंक और बिजनेस ही क्यों इन्वॉल्व है, क्योंकि बैंक की होती है पासबुक और बिजनेस की होती है कैश बुक का बैंक कॉलम। ठीक है, इसीलिए हमारी सिर्फ बैंक और बिजनेस की ट्रांजेक्शन ही इसमें रिकॉर्ड होती हैं। और हमें क्वेश्चन भी दो तरह के ही होते हैं, इसमें दो ही कंडीशंस होती हैं कि कैश बुक का बैलेंस गिवन है, हमने रीच करना है पासबुक के बैलेंस की तरफ, या हमें पासबुक का बैलेंस गिवन है, हमें रीच करना है कैश बुक की तरफ, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो डेबिट है या क्रेडिट है। ठीक है, तो इसीलिए हम जो डील करते हैं एरर सिर्फ बैंक और बिजनेस के ही डील करते हैं इसमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। मान लो अगर बैंक से कोई एरर हो गया है तो वो पासबुक में एरर है, इसी वजह से जो है हमारी पासबुक और कैश बुक जो है वो रिकंसाइल नहीं कर रही है। सो इन टाइमिंग डिफरेंस और एरर की वजह से हमें बनानी पड़ती है अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इन डिफरेंसेस को नलीफाई करते हैं, नलीफाई करने के बाद फिर उसके बाद हमारी जो है कैश बुक और पासबुक रिकंसाइल कर जाती है। रिकंसाइल मतलब मैच हो जाती है, इक्वल हो जाती है उस पर्टिकुलर डेट पे जिस पर्टिकुलर डेट की हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। सो आई होप सो कंसेप्ट आपको समझ आ गए होंगे प्रैक्टिकली क्यों इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और इसे भी डिटेल में समझकर इसके फाइनल आंसर तक पहुंचते हैं। सो क्वेश्चन कहता है ऑन 31 दिसंबर 2014, इसका मतलब है कि हमें जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है वो करनी है 31 दिसंबर 2014 की। ठीक है, पासबुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 7500। अब देखिए हमें स्टार्टिंग ट्रांजेक्शन दी है कि हमारी जो पासबुक है वो डेबिट बैलेंस शो कर रही है। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक क्या हुआ हमारा, अनफेवरेबल हुआ। अनफेवरेबल हुआ या कह सकते हैं ये ओवरड्राफ्ट हुआ। तो ये कौन सी आइटम हुई हमारी, माइनस आइटम हुई। किस अमाउंट से माइनस है ये, 7500 की अमाउंट से। आई होप सब आपको इस कंसेप्ट का रेलेवेंस, इस कंसेप्ट का इंपॉर्टेंस समझ आ रहा होगा कि हमने स्टार्ट अगर सही किया है, ये जैसी कंडीशन हमें थी, अगर हमने स्टार्ट सही किया है तो डेफिनेटली हम फाइनल रिजल्ट पे भी सही पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये 7500 की अमाउंट है ये होगी हमारी माइनस आइटम में प्लेस। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेट। सो फॉलोइंग पर्टिकुलर्स को पढ़ने से पहले एक और कंसेप्ट इन बिटवीन समझना जरूरी है कि जिस तरह से हमें क्वेश्चन में गिवन है पासबुक का बैलेंस, इसका मतलब स्टार्टिंग ट्रांजेक्शन क्या है हमारी, पासबुक है। हमने रीच करना है किसके बैलेंस पे, कैश बुक के बैलेंस पे। इसका मतलब हुआ जो कैश बुक को है हमने रखना है कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट का मतलब ये है कि कैश बुक में कोई चेंज नहीं होगी, जो भी चेंज होगी वो किस में होगी, हमारी पासबुक में। चेंज कैसी, चेंज मतलब कि जो भी इन ट्रांजेक्शन ए बी सी डी ई, इन 5 ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंग जो भी चेंज आएगी, प्लस होगा या माइनस होगा, वो सारा इफेक्ट पड़ेगा हमारी पासबुक पे। कैश बुक के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको रखेंगे हम सिमिलर, सेम, कांस्टेंट। ठीक है, आई होप सो आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं और देखते हैं ये आइटम प्लस होगी या माइनस होगी। सो हमारा ए पर्टिकुलर कहता है कि चेक पेड इन फॉर कलेक्शन अमाउंटेड टू ₹20,600 बट चेक फॉर 7,800 वर क्रेडिटेड ऑन 3rd जनवरी 2015। यहाँ पे क्रेडिट का मतलब होता है कि ऐड किया है हमने अपनी पासबुक में इतना अमाउंट। ठीक है, इतना अमाउंट पासबुक में क्यों ऐड किया है, क्योंकि हमने क्या किया है, चेक डिपॉजिट किए हैं जाकर। ठीक है, सिंस 7,800 के रुपीस के जो हैं वो 3rd जनवरी को हुए हैं, मतलब 31 दिसंबर 2014 की बाद वाली डेट पे हुए हैं, मतलब जिस दिन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है उस पर्टिकुलर डेट के बाद का हुआ है। सो ये आएगा हमारा डिफरेंस, 7,800 का डिफरेंस आएगा कैश बुक और पासबुक में, और इसको हमने अब डील करना है 7,800 को। क्यों, क्योंकि हमें 20,600, चलो पहले नीचे समझते हैं इस ट्रांजेक्शन को अच्छी तरह, फिर बताते हैं कि ये किस तरह से डील करना है। ठीक है, मतलब कि हमने क्या किया, फर्स्ट ट्रांजेक्शन के साथ डील कर रहे हैं। ए, हम बैंक गए, हमने चेक जो है डिपॉजिट करवाए, डेफिनेटली कैश बुक उस अमाउंट से क्या हो गई होगी,
इंक्रीज कर दी होगी, हमने बैंक कॉलम डिपॉजिट कराए हैं, हमारे अकाउंट में पैसे इंक्रीज हुए हैं, किस अमाउंट से हुए? 20,600 के अमाउंट से, ठीक है। लेकिन पासबुक में क्या हुआ? पासबुक में हमने 7,800 की अमाउंट जो थी वो बाद में 3 जनवरी को की है, मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के बाद हमने 7,800 की अमाउंट इंक्रीज की है अपनी पासबुक में। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है हमारा? 7,800 रुपीज का, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जिस पर्टिकुलर डेट की बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी थी, हमने से पासबुक में कितना इंक्रीज किया है? 12,800, ठीक है। और कैश बुक में इंक्रीज किया है हमने 20,600। सो हमने कैश बुक को क्या रखना है? कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं करना है इसमें। जो चेंज करना है हमने पासबुक में करना है। तो पासबुक में क्या चेंज करेंगे? इसको 20,600 बनाना पड़ेगा हमें अपनी पासबुक के बैलेंस को भी, तभी हमारी कैश बुक और पासबुक रिकंसाइल करेंगे उस पर्टिकुलर डेट पे, जिस पर्टिकुलर डेट की हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। सो हम इसमें 7,800 जो है ऐड कर देंगे। सो इसका इफेक्ट भी क्या आ जाएगा हमारा? 20,600। जैसे ही ऐड करेंगे 20,600 आएगा और हमारी कैश बुक और पासबुक जो है वो रिकंसाइल कर जाएगी, मैच कर जाएगी, इक्वल हो जाएगी हमारी, और इस पर्टिकुलर डेट पे जिस पर्टिकुलर डेट की हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। सो जो 7,800 का डिफरेंस आ रहा है ये होगा हमारा ऐड, क्योंकि कैश बुक में हमने कोई चेंज नहीं करना है, तो पासबुक में भी इसे इंक्रीज करना पड़ेगा उस अमाउंट से जिस अमाउंट में हमारी कैश बुक में अमाउंट इंक्रीज्ड है, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये प्लस आइटम है तो क्यों है, इसका रीजन क्या है। नेक्स्ट है हमारा अ चेक ऑफ ₹1,000 डेबिटेड इन द कैश बुक वॉज ओमिटेड टू बी बैंक्ड। यहाँ पे डेबिट इन द कैश बुक का मतलब पता क्या है? कि हमने ऐड कर दिया है, मतलब रिसीट साइड पे शो किया है। हमने कैश बुक में 1,000 अमाउंट का चेक जो हमें रिसीव हुआ होगा मान लो किसी कस्टमर से, तो हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, लेकिन बैंक नहीं भेजा उसे कलेक्शन के लिए, ठीक है। तब इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट देखते हैं क्या होगा हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे। ये है हमारी बी। इसका मतलब कैश बुक हमारी इंक्रीज हो रही होगी 1,000 से, क्योंकि हमें चेक रिसीव हुआ है और हमने डेबिट कर दिया है। डेबिट मतलब इंक्रीज कर दिया अपनी कैश बुक, मतलब रिसीट साइड पे शो कर दिया है। लेकिन पासबुक पे इसका इफेक्ट इसीलिए नहीं है, नलिफाइड है इस ट्रांजैक्शन का, क्योंकि हमने बैंक ही नहीं किया, हम ओमिट कर गए उसको बैंक करना कलेक्शन के लिए। सो यहाँ पर हमें क्या करना है? कैश बुक को रखना है कांस्टेंट, जो चेंज करनी है पासबुक में करनी है। तो पासबुक में ये चेंज करेंगे, इस अमाउंट को ऐड कर देंगे अपनी पासबुक में। किस अमाउंट को? 1,000 के अमाउंट को, उस पर्टिकुलर डेट पे जिस पर्टिकुलर डेट की हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो इससे क्या होगा? हमारी कैश बुक और पासबुक जो है वो रिकंसाइल कर जाएगी, मैच हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी उस पर्टिकुलर डेट की जिस पर्टिकुलर डेट की हम बैंक रिकंसिलिएशन बना रहे हैं। और हमारी जो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो टू एंड फेयर इफेक्ट दिखाएगी, और इस 1,000 का इफेक्ट भी नलिफाई हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा दोनों में, ठीक है। तो ये क्या हुई? हमारी प्लस आइटम हुई। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये प्लस आइटम है और इसका रीजन क्या है। नेक्स्ट है चेक ऑफ ₹7,800 वर ड्रॉन ऑन 27th December, of which check of ₹2,400 वर कैश्ड अप टू 31st December। अब हमने कुछ विड्रॉल्स किए हैं बैंक से 7,800 के। चलिए इस ट्रांजेक्शन को भी अच्छे से समझते हैं इन डिटेल रीजन के साथ कि ये प्लस होगी या माइनस होगी। सो ये है हमारी सी ट्रांजेक्शन 7,800 अमाउंट की, जिसमें 2,400 इन कैश हुए हैं। सो ये है हमारी सी। इसमें क्या हुआ? हमने विड्रॉल करवाए बैंक से, मान लो अपने क्रेडिटर्स को पे करने के लिए, या फिर अपने क्या नाम है किसी को भी सप्लायर्स को पे करने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ होगा? जब पेमेंट करनी होगी तो कैश बुक में हमने उस अमाउंट को डिक्रीज कर दिया होगा, माइनस कर दिया होगा 7,800 को, विड्रॉल्स को। लेकिन पासबुक में उसका इफेक्ट कितना आया है? सिर्फ हमारा 7,800 का नहीं आया, वो आया हमारा 2,400 का इफेक्ट आया है, ठीक है। ऊपर 2,400 का इफेक्ट आई सपोज लिखा है, हाँ ये 2,400, हाँ इन कैश हुए सिर्फ 2,400। तो 2,400 का इफेक्ट आया सिर्फ हमारी पासबुक में, मतलब हमारी पासबुक में से सिर्फ 2,400 रुपीज ही इन कैश हुए हैं, मतलब डिडक्ट हुए हैं। इससे क्या हुआ कि हम कैश बुक को तो कांस्टेंट रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। इसका रीजन ये है
कि हमने इसके फाइनल रिजल्ट पे पहुंचना है। सो जो डिफरेंस आ रहा है 7800 माइनस 2400, ये आ रहा है हमारा 5400 का डिफरेंस। तो इसको किस तरह एडजस्ट करेंगे, इसका मतलब ये है हम पासबुक को और रिड्यूस कर देंगे 5400 से। जैसे ही करेंगे ये रिड्यूस हो जाएगी टोटल 7800 से। कैश बुक तो पहले 7800 से रिड्यूस है और पासबुक भी उस पर्टिकुलर डेट पे जिस पर्टिकुलर डेट की हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं रिड्यूस हो गई 7800 से। तो क्या हुआ, कैश बुक और पासबुक जो है रिकंसाइल कर गई, मैच कर गई, इक्वल हो गई हमारी 31 दिसंबर 2014 को, जिस दिन की हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। सो जो 5400 का डिफरेंस आ रहा है ये होगा हमारा माइनस आइटम। ठीक है, आई होप सो आपको रीजन समझ आ गया होगा कि माइनस आइटम क्यों है। नेक्स्ट है हमारा a check of ₹800 was banked and credited but omitted to be recorded in the cash book। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने रिकॉर्डिंग कैश बुक में नहीं की है, मतलब इसकी पासबुक में रिकॉर्डिंग है और क्रेडिटेड का मतलब है कि हमारी पासबुक जो है इंक्रीज्ड है, उसमें प्लस हुए हैं 800 रुपीज। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब तो डी ट्रांजेक्शन का ये इफेक्ट पड़ेगा, ये जो 800 के हमने बैंक किए हैं लेकिन कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं किए हैं, इसका मतलब पासबुक जो है हमारी इंक्रीज है, क्रेडिटेड है कितने अमाउंट से, 800 रुपीज से, लेकिन कैश बुक पे इसका नलिफाइड इफेक्ट है, कोई इफेक्ट नहीं है इस ट्रांजेक्शन का। और इसको रखना भी क्या है, कांस्टेंट रखना है, इसमें हमने कोई चेंज नहीं करना है। जो चेंज करनी है हमने पासबुक में करनी है। पासबुक में भी नलिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इस 800 को उस पर्टिकुलर डेट पे माइनस करना पड़ेगा जिस पर्टिकुलर डेट की हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो इसका इफेक्ट भी क्या हो गया, नलिफाइड हो गया, पहले प्लस किया फिर माइनस कर दिया, तो क्या हो गया, नलिफाई इफेक्ट हो गया और हमारी पासबुक और कैश बुक उस पर्टिकुलर डेट पे इक्वल हो गई, रिकंसाइल होगी, मैच होगी। किस पर्टिकुलर डेट पे, 31 दिसंबर 2014 को, जिस दिन की हमने बनानी है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सिंस ये हमें बैंक्ड किया है फिर भी माइनस किया है क्योंकि कैश बुक में इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है और वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, लास्ट ट्रांजेक्शन ई है बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ₹650। यहाँ पे चार्ज का मतलब है कि हमारे इन बैंक अकाउंट से पैसे इतने डिडक्ट हो गए हैं 650, क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट पे किया है। ठीक है, लेकिन पासबुक पे उसकी एंट्री तो है लेकिन कैश बुक पे नहीं है। तो ये ई का हमारी ट्रांजेक्शन का ये इफेक्ट पड़ेगा, पासबुक से जो अमाउंट डिडक्ट हुई है हमारी इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट की वो थी हमारी 650 की। ठीक है, बैंक ने निकाल लिए, डिडक्ट कर लिए इतने अमाउंट, लेकिन कैश बुक पे क्या है, इसका नलिफाइड इफेक्ट है, नील इफेक्ट है और इसको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, कोई चेंज नहीं करना है इसमें। जो चेंज करेंगे हम अपनी पासबुक में करेंगे। सो इसका इफेक्ट भी नलिफाई करने के लिए, सिंस इसमें पहले माइनस किया है, अगर हम प्लस 650 कर देंगे, सिंस ये हमारी पेमेंट होते हुए हमें प्लस करना पड़ रहा है क्योंकि कैश बुक के इफेक्ट के साथ मैच करना है, तो ये हो जाएगा नील। तो इसे करना पड़ेगा हमें, इसका मतलब ऐड बैक, कितने अमाउंट को, 650 को, पेमेंट होते हुए भी ये हमें अपनी पासबुक में ऐड बैक करनी पड़ेगी सो दैट कैश बुक और पासबुक जो है वो रिकंसाइल कर जाए, मतलब मैच कर जाए किस पर्टिकुलर डेट पे, जिस पर्टिकुलर डेट की हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, क्योंकि कैश बुक को रखना है हमने कांस्टेंट, जो चेंजेस करनी है हमने पासबुक में करनी है। सो आई होप सो आपको इन ट्रांजेक्शन्स की इन डिटेल में समझ आई होगी कि अगर ये प्लस हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं और अगर माइनस हो रही हैं तो उसके पीछे का क्या रीजन है माइनस होने का। तो चलिए अब इन सारी ट्रांजेक्शन्स को हम 1 बाय 1 रिकॉर्ड करते हैं अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में प्रॉपरली एक फॉर्मेट में और देखते हैं इसका एंड रिजल्ट क्या आता है हमारी कैश बुक का। ठीक है, ऊपर मैंने आपको डिटेल में सारे रीजन के साथ समझा दिया था, नीचे मैं एक बार फिर प्रिसाइज में समझा दूंगी। इससे क्या होगा, आपके इस क्वेश्चन की रिवीजन हो जाएगी और आपको रिपीट करने का क्वेश्चन जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये है हमारा फाइनल सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। तो सबसे टॉप पे जब भी हमने सोल्यूशन करना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का तो लिखना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, किस पर्टिकुलर डेट की है वो लिखनी है, फिर एज ऑन 31 दिसंबर 2014। सो ये होती है हमारी टॉप मोस्ट हेडिंग जब भी हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करना होता है। फिर आते हैं हमारे पर्टिकुलर्स, वो होती है हमारी स्टार्टिंग ट्रांजेक्शन, इसमें आते हैं फिर उसके बाद हमारे टाइमिंग डिफरेंसेस या एरर्स, जो प्लस हो रहे हैं वो पहले लिखते हैं और जो माइनस हो रहे हैं वो बाद में। एक कॉलम हमारा बनता है प्लस आइटम्स का, दूसरा बनता है हमारा माइनस आइटम्स का। ठीक है, और फिर उसके बाद सिंस रुपीज में शो करते हैं तो ब्रैकेट में लिखते हैं रुपीज। सो ये प्रॉपर फॉर्मेट है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का। इसके अपने मार्क्स होते हैं जो हमें गेन करने होते हैं। ठीक है,
सो सबसे पहले है डेबिट बैलेंस एज पर द पासबुक। सो इन 4 कंडीशंस में क्या था, डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल था एज पर पासबुक, मतलब ओवरड्राफ्ट का बैलेंस था। तो कौन सी आइटम हुई, ये माइनस आइटम हुई। अब मैं सिर्फ फटाफट प्रिसाइज में समझाऊंगी, ये लिखेंगे यहाँ पर 7500 माइनस आइटम में, सो दैट आपको रिवाइज हो जाए। ऊपर डिटेल में मैं समझा चुकी हूँ ये। नेक्स्ट है अब ये ऐड आइटम्स, ये सारी जो ऐड होंगी वो आइटम्स हैं, ठीक है। सो फर्स्ट है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक हमने जाकर डिपॉजिट करवाया लेकिन वो क्रेडिट नहीं हुआ, मतलब पासबुक में वो ऐड नहीं किया वो अमाउंट। इसका मतलब ये है कि वो था हमारा, याद है ऊपर 7800 रुपीज़ का, जो आफ्टर कौन सी डेट, 31 दिसंबर 2014 के बाद क्रेडिट हुआ था। तो डिफरेंस हमारा मतलब आ रहा था 7800 का। इसका मतलब कैशबुक में रिकॉर्डिंग थी उसकी, इस अमाउंट से इंक्रीज था, लेकिन पासबुक में उस पर्टिकुलर डेट पे, जिस पर्टिकुलर डेट की हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड नहीं था। और इसको रखना भी हमने कॉन्स्टेंट था कैशबुक को, इसलिए हम इंक्रीज कर रहे हैं अपनी पासबुक में कितनी अमाउंट से, 7800 के अमाउंट से, सो दैट कैशबुक और पासबुक का इफेक्ट जो है वो सेम आ जाए, इक्वल आ जाए, रिकंसाइल हो जाए, जिस पर्टिकुलर डेट पे हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा ऐड वाली आइटम थी चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंड फॉर कलेक्शन। याद है ऊपर 1000 का चेक हमारे किसी कस्टमर से हमने रिसीव किया था लेकिन बैंक करना भूल गए थे, तो डेफिनेटली कैश बुक तो उस अमाउंट से इंक्रीज कर दी होगी, लेकिन पासबुक पे उसका कोई इफेक्ट नहीं था क्योंकि बैंक ही नहीं किया। सो इसका मतलब ये हुआ, और रखना भी कैश बुक को कॉन्स्टेंट है, तो पासबुक को इंक्रीज करना पड़ेगा सो दैट इनका लेवल जो है सेम हो जाए कैश बुक और पासबुक का, और इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट नलीफाई हो जाए, इस टाइमिंग डिफरेंस को खत्म कर दें, और हमारी कैश बुक और पासबुक जो है वो उस पर्टिकुलर डेट पे, जिस पर्टिकुलर डेट की हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, वो रिकंसाइल कर जाए, मैच कर जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। सो ये थी हमारी 1000 की अमाउंट, इसलिए ये शो हो रही है हमारी प्लस आइटम में। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। सिंस ये हमारी पेमेंट है एक तरह से बैंक को, फिर भी हम इसे प्लस क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन पता क्या है, क्योंकि कैश बुक में हमने नहीं रिकॉर्ड की है। क्यों, हमें नोटिफिकेशन नहीं मिली बैंक की तरफ से, इंटीमेशन नहीं मिली, तो इसका नलीफाइड इफेक्ट है हमारी कैश बुक के ऊपर, इस ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है। सो पासबुक पे तो इसका इफेक्ट है कि वो माइनस की गई है, लेकिन इसके इफेक्ट को पासबुक में से भी खत्म करना पड़ेगा क्योंकि हमें कैश बुक को रखना है कांस्टेंट इसके फाइनल रिजल्ट पे पहुंचने के लिए। तो हम क्या करेंगे, पहले माइनस किया है अपनी पासबुक में, दोबारा ऐड कर देंगे, तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, हमारा नलीफाई हो जाएगा पासबुक में से भी। सो हमारी कैश बुक और पासबुक जो है वो रिकंसाइल कर जाएंगी या मैच कर जाएंगी या सेम हो जाएंगी उस पर्टिकुलर डेट पे, जिस पर्टिकुलर डेट की हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। सो जो 650 की अमाउंट है ये होगी हमारी प्लस आइटम। आई होप सो आपको अब रीजंस के साथ अच्छी तरह दोबारा से समझ आ गया होगा कि ये प्लस आइटम्स क्यों हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने माइनस आइटम्स की तरफ, मतलब जो लेस करनी है, ठीक है। ये है हमारी लेस आइटम्स। अब तो वो थी हमारी, पहली थी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इसका मतलब है कि हमने क्रेडिटर्स को या सप्लायर्स को पेमेंट करने के लिए जो चेक इशू किए होंगे, डेफिनेटली क्या होगी, हमारी पेमेंट होगी। पेमेंट होगी इसका मतलब ये कैश बुक में तो हमने रिकॉर्ड कर दी है रिड्यूस करके, लेकिन हमने पासबुक में इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की है, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट नहीं हुए हैं हमें चेक्स। तो कैश बुक और पासबुक का रिजल्ट जो है सिमिलर करने के लिए हम क्या करेंगे, कैश बुक को तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा क्योंकि इसके फाइनल रिजल्ट पे पहुंचना है, तो पासबुक में से भी उतनी अमाउंट रिड्यूस कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या होगा, हमारा जो फाइनल रिजल्ट है कैश बुक और पासबुक का रिकंसाइल कर जाएगा, मैच कर जाएगा उस पर्टिकुलर डेट पे, जिस पर्टिकुलर डेट की हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। और ये हमारी अमाउंट थी 7800 की, रिड्यूस की थी हमने अपनी कैश बुक में, लेकिन सिर्फ रिड्यूस हुई थी हमारी पासबुक में उस पर्टिकुलर डेट पे, जिस पर्टिकुलर डेट की हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, वो हुई थी हमारी सिर्फ 2400 की। सो जो डिफरेंस आ रहा था वो हम और अपनी पासबुक में से रिड्यूस कर देंगे, और वो भी हो जाएगा फिर हमारा 7800 का 7800 होगा जैसे ही, तो हमारी कैश बुक और पासबुक क्या हो जाएगी, रिकंसाइल हो जाएगी। इसीलिए ये हमारी 5400 का जो डिफरेंस आ रहा है ये माइनस हो जाएगा। 2400 पहले ही माइनस है पासबुक में से, तो 2400 प्लस 5400 बनता है 7800, जो हमारा इक्वल इफेक्ट पड़ेगा हमारी पासबुक और कैश बुक पे। क्यों, कैश बुक में भी क्योंकि 7800 के अमाउंट से ही डिडक्ट हुआ है। नेक्स्ट है हमारा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब चेक हमने डिपॉजिट कर दिए, मतलब पासबुक जो है इंक्रीज कर दी उस अमाउंट से, ये हमारी इनकम है, एक तरह से रिसीट है,
ठीक है, फिर भी हम इसे लेस क्यों कर रहे हैं उसको समझो। ये है हमने पासबुक इंक्रीज कर दी लेकिन कैश बुक में ओमिट कर दी उसकी रिकॉर्डिंग, हमने ओमिट कर दी तो इसका नलिफाइड इफेक्ट है हमारी कैश बुक में, मतलब कोई इफेक्ट नहीं है हमारी कैश बुक पे। तो इसका इफेक्ट हमें पासबुक में से भी खत्म करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि कैश बुक को रखना है कांस्टेंट। तो पासबुक में से किस तरह खत्म करेंगे, इसे कर देंगे अब माइनस, पहले प्लस किया फिर माइनस किया, इसका इफेक्ट भी नलिफाई हो गया। तो इसका मतलब पासबुक पे भी नलिफाइड इफेक्ट, कैश बुक पे भी नलिफाइड इफेक्ट। तो क्या हुआ, कैश बुक और पासबुक उस पर्टिकुलर डेट पे रिकनसाइल हो जाएंगी। जिस पर्टिकुलर डेट की हमने बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट बनानी है। रिकनसाइल मतलब है इक्वल हो जाएंगी या सेम हो जाएंगी। वो अमाउंट है हमारी 800 रुपीज की। ठीक है, आई होप सो आपको ये दोनों लेस आइटम्स भी समझ आ गई होंगी। ऊपर मैंने डिटेल में समझा दिए, नीचे मैंने प्रिसाइज में आपको समझा दिया। अब ठीक है, अब दोनों साइड्स का करते हैं टोटल और देखते हैं हमारा फाइनल रिजल्ट जो है वो क्या आता है एज पर कैश बुक। ठीक है, और फिर देखते हैं डेबिट आता है या क्रेडिट आता है। सो हमारी प्लस आइटम्स का टोटल आ रहा है 9450 मीन्स 9450 हमारा टोटल आ रहा है हमारी प्लस आइटम्स का। और जो माइनस आइटम्स का टोटल आ रहा है वो आ रहा है हमारा 13700 मीन्स 13700। इसका मतलब हमारी माइनस साइड्स जो है वो ग्रेटर है हमारी प्लस साइड से। इसका मतलब हुआ हमारा एज पर कैश बुक जो है वो नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, एज पर कैश बुक जो है वो माइनस बैलेंस आ रहा है या कह लो नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। सो उन 4 कंडीशंस को रिपीट करो अपने माइंड में कि वो जो 4 कंडीशंस मैंने आपको ऊपर करवाई थी वो उसमें से जो नेगेटिव बैलेंस अगर आए हमारा एज पर पासबुक या अनफेवरेबल आए वो होता है हमारा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। सो अब समझ आइए कंडीशंस क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यही स्टार्टिंग थी हमारे क्वेश्चन की और यही एंड हो रहा है। सो ये हुआ हमारा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या इसको कह सकते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस, या फिर इसको कह सकते हैं अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। ये कितने अमाउंट से आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा 4250 के अमाउंट से, 4250 के अमाउंट से मीन्स 4250 से आ रहा है क्या हमारा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक एज पर कैश बुक, या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक आ रहा है 4250। सो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जिसपे हमने रीच करना था। सो आई होप सो आपको इन डिटेल ये लॉजिकल रीजंस के साथ हर ट्रांजैक्शन समझ आई होगी कि किस तरह से हमने स्टार्ट किया डेबिट बैलेंस से और कौन सी ऐड की, फिर कौन सी हमने सब्ट्रैक्ट कर दी या लेस कर दी, और फिर फाइनल आंसर पे हम रीच कर गए जो आ रहा है हमारा क्रेडिट बैलेंस एज पर द कैश बुक। इन डिटेल आई होप सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आया होगा। और ये जो 4 कंडीशंस हैं जिसको मैं कंसेप्ट कहती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप रिवाइज कर लिया करो टाइम टू टाइम और ये कंसेप्ट भी रिवाइज कर लिया करो, क्योंकि यही हमारा बेसिक कंसेप्ट है क्लियर करने के लिए कंसेप्ट्स को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के और अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो आई होप सो ये वीडियो जो है आपको हेल्पफुल होगी इन डिटेल में इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए और सॉल्व करने के लिए रीजंस के साथ अच्छे से। ठीक है, जो बाकी के चैप्टर के क्वेश्चंस हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे अपनी अपकमिंग वीडियो में 1 बाय 1 करके, इसी तरह इन डिटेल उसे भी समझेंगे। ठीक है, तो आई होप सो ये क्वेश्चन जो है आपको हेल्पफुल होगा सॉल्व करने में और रिवाइज करने में भी, और आपको दोबारा नहीं ज़रूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन को रिपीट करने की। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।